नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की 2 दिन पूर्व लागू हुई अधिसूचना पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज निर्णय लिया जाएगा। आपको बताते चले कि सोमवार को हाईकोर्ट के स्थगन के आदेश के बाद से ही इसके परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना भी स्थगित हो गई थी। और तो वहीं आपको बताते चले कि शनिवार को आयोग ने प्रदेश में निर्वाचन की अधिसूचना को जारी भी किया था और इसके तहत 25 जून को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी और इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई थी। तो वहीं आपको बताते चले कि लेकर सोमवार को हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले को लेकर अधिसूचना को स्थगित करने का आदेश दिया और जिसमें कि सोमवार की देर शाम तक आयोग के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश के इंतजार में रहे। तो वहीं आज आदेश की कॉपी मिलने के बाद निर्वाचन आयोग भी अपना फैसला लेगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग अधिसूचना को स्थगित कर देगा और जिससे आगामी आदेश तक आचार संहिता भी स्थगित हो सकती है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि अधिवक्ताओं से संपर्क में हैं और अभी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है और आदेश के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से आज इंतजार किया जा रहा है, प्रति मिलेगी, कॉपी जो है आदेश की मिलेगी और उसके बाद जो आयुक्त हैं वो भी चुनाव आयुक्त की ओर से आज फैसला लिया जाएगा। क्या कुछ फैसला जो है बड़ा आज हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इस पूरे मामले पर, यानी पंचायत चुनाव को लेकर जो अब संकट के बादल यहाँ पर आए हैं उन पर किस प्रकार से निर्णय लिया जा सकता है, उसको लेकर अब अलग अलग चीज़ें यहाँ पर उभरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले निर्वाचन आयोग आज इस पूरे मामले पर चुनाव आचार संहिता लगाने को लेकर यहाँ पर निर्णय ले सकता है। जैसे ही आयोग की प्रतिलिपि यहाँ पर पहुँचा, हाईकोर्ट के जो आदेश की जो प्रतिलिपि है, जैसे ही आयोग के पास यहाँ पर पहुँचेगी, विधिक राय लेने के साथ साथ ये कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की जो आचार संहिता है उसको लेकर निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है, जिसमें संभावना इसी बात की ज़्यादा यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है कि अगर गजट नोटिफिकेशन यहाँ पर हाईकोर्ट में जमा नहीं हो पाता तो फिर जो चुनाव की जो आचार संहिता है वो यहाँ पर हटाने का काम आयोग की तरफ से किया जा सकता है। दूसरा, जो हाईकोर्ट में ये कह सकता है कि जो आरक्षण का जो रोस्टर था, उस रोस्टर के लेकर जो एक याचिका यहाँ पर डली थी उस पर आज भी एक सुनवाई होना बाकी है। अगर हाईकोर्ट की तरफ से उस पर कोई उस याचिकाकर्ता के फेवर में कोई निर्णय यहाँ पर लिया जाता तो फिर जो सरकार की जो मुश्किलें हैं पंचायत चुनाव को लेकर और बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये कह सकते हैं कि जब से पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक, चाहे वो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय हो, प्रशासकों को नियुक्त करने का निर्णय हो या फिर चुनाव आचार संहिता लगाने का निर्णय और अधिसूचना जारी करने का जो निर्णय हो, उससे लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि हर बार राज्य सरकार के सामने चुनौतियां एक से बढ़कर एक यहाँ पर उभरती हुई नजर आई थी और शुरू से ही पंचायत चुनाव को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से परिस्थितियां उभर कर सामने आई है, ऐसे में आज राज्य निर्वाचन आयोग को एक तो आचार संहिता को लेकर निर्णय यहाँ पर लेना है, दूसरा हाईकोर्ट का अगर निर्णय फिर से याचिकाकर्ता के फेवर में जाता तो फिर ये कहा जा सकता है कि जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये आगे कुछ और महीनों के लिए टल सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राज्य सरकार की जो तैयारियां थी या राज्य सरकार का जो दावा था उनको बड़ा झटका यहाँ पर मिल सकता है। जी बिल्कुल। अब है इस फैसले के बाद जैसे ही एचसी की ओर से ये फैसला लिया गया, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे प्रदेश भर में जारी हो गई और जिसको अगर लेकर देखा जाए तो राज्य सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब है बिल्कुल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि राज्य सरकार जो दावा यहाँ पर कर रही थी कि पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कर ली गई है, सारी चीज़ें यहाँ पर मानकों के अनुरूप या जो नियम के अनुरूप है उनको करने का काम यहाँ पर किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर ये कह सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता थे उनके फेवर में निर्णय यहाँ पर लिया था, पूरी राज्य पंचायत चुनाव की जो पूरी निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी उस पर रोक लगाने का निर्णय यहाँ पर दिया है, वो सीधे तौर पर राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका यहाँ पर कहा जा सकता है। क्योंकि सरकार दावा कर रही थी कि अब तय समय पर चुनाव यहाँ पर हो जाएंगे, जुलाई माह में चुनाव यहाँ पर होंगे और पूरी तैयारियाँ यहाँ पर हो
चुकी है। चुनाव की आचार संहिता भी यानी अधिसूचित जो सूचना थी वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरे के पूरी जो प्रक्रिया है उस पर हाईकोर्ट ने रोक यहाँ पर लगा दी है। राज्य सरकार के लिए तो बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन जो विपक्षी दल जो आरोप यहाँ पर लगा रहे थे उन आरोपों की पुष्टि होती भी नजर आई है। और इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जो आप शासन के जो आला अधिकारी थे जिनके जिम्मे इन सब चीज़ों की कार्रवाई की जो प्रक्रिया जो होती है उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उनकी तरफ से छोटी छोटी चीज़ों पर लापरवाही बरतने का काम यहाँ पर किया गया। और यही वजह रही कि हाईकोर्ट की तरफ से जब उन सब चीज़ों पर सवाल पूछने का काम यहाँ पर किया गया, जवाब मांगा गया, तो ना तो प्रशासन के पास कोई जवाब था और ना ही सरकार के जो अधिवक्ता थे जिनकी तरफ से जो वहाँ पर सरकार का पक्ष रखने का काम वहाँ पर कर रहे थे उनके पास कोई जवाब वहाँ पर था। यही रहा कि हाईकोर्ट की तरफ से पूरे ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव के निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी उसको रोकने का काम यहाँ पर किया गया, उसको स्टे देने का काम वहाँ पर किया गया। और अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप यहाँ पर लगाए हैं, जो सवाल उन्होंने उठाए और वो वाजिब सवाल यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस आरक्षण की बात यहाँ पर कर रहे थे, जिस चक्राक्रम की बात यहाँ पर कर रहे थे कि जिस रोस्टर पर आरक्षण लागू होना चाहिए था, वो अलग अलग चीज़ें यहाँ देखने को मिली है। आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जैसे जिला पंचायत में है तो जिला पंचायत सदस्य के लिए तो आरक्षण जारी कर दिया गया था, लेकिन जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, कि महिला होगी, पुरुष होगा, आरक्षित होगा, अनारक्षित होगा, उस पर कोई आरक्षण जारी यहाँ पर नहीं किया गया था। उसको लेकर भी सवाल यहाँ पर खड़े उठने लगे थे। ऐसे में समझा जा सकता था कि कुछ चीज़ों पर जो शंकाएं बड़ी विपक्षी दलों की तरफ से उठाई गई थी, जो याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में जिसको लेकर पीएल दाखिल करी थी, उस पर उनकी शंकाएं सही साबित हुई है और प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए इस चुनावी प्रक्रिया को रोकने का काम हाईकोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। जबकि अभी भी निर्वाचन आयोग को उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है कि जो पंचायती राज विभाग की तरफ से जो कार्रवाई अब यहाँ पर की जा सकती है उसको जल्द ही पूर्ण करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो जो चुनाव होंगे वो यथावत रूप से आगे करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जिस आरक्षण के गजट नोटिफिकेशन को कोर्ट में जमा नहीं किया गया था उसकी प्रति शायद आज या कल में हाईकोर्ट में जमा कराने का काम वहाँ पर कर दिया जा सकता है विभाग की तरफ से, पंचायत राज विभाग की तरफ से। और अगर कोर्ट उसे स्वीकार यहाँ पर कर लेता तो फिर जो चुनावी जो प्रक्रिया होगी उसे विधिवत रूप से रखने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, वो आगे बढ़ाई जा सकती है। और उसके तहत ये कहा जा सकता है कि कल 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, 25 से 28 जून के भीतर, और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होती। अगर ये सब चीज़ें सही रूप से चलती हुई नजर आती है तो फिर पंचायत चुनाव तो होंगे, लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने यहाँ पर जवाब मांगा है, जो सवाल खड़े किए हैं, अगर उस पर पंचायत राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ही अपने जिस तरीके से सरकार से भी हाईकोर्ट की ओर से जो है जवाब मांगा गया है, तो यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या जवाब जो है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा और जो एचसी है वो उससे संतुष्ट होती है या नहीं। अब है जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर नज़र आ रही है कि अगर अब पंचायत राज विभाग की तरफ से कुछ चीज़ें यहाँ पर कोर्ट में जमा की जाती है, प्रशासन की तरफ से कुछ चीज़ें कोर्ट में दी जाती है, तो हाई कोर्ट की तरफ से अगला स्टेप क्या होगा, ये सबके लिए इस समय कह सकते हैं कि सब उसी की ओर अपनी निगाहें यहाँ पर लगाए बैठे हैं कि हाई कोर्ट अगला निर्णय क्या यहाँ पर देता है। क्योंकि हाई कोर्ट ने पूर्व में जो याचिकाएं डली थी वो तो उस पर स्टे देने का काम यहाँ पर किया था, जिसके चलते चुनावी प्रक्रिया को रोकने का काम यहाँ पर किया गया। आयोग राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत चुनाव कराने का जो कार्य यहाँ पर करता है वो सिर्फ हाईकोर्ट के निर्णय की कॉपी का इंतजार यहाँ पर कर रहा है। उसके अलावा जो विधिक राय है, जो आयोग की तरफ से जो विधिक राय ली जानी है चुनाव कराने को लेकर, उस पर अपनी विधिक राय लेने का काम यहाँ पर कर रहा है। अगर हाईकोर्ट की प्रति जल्द से जल्द आयोग की तरफ से यहाँ पर मिल जाती है और पंचायत राज विभाग कोर्ट में नहीं पहुँच पाता है तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो पंचायत चुनाव के सपने यहाँ पर देख रहे थे, जो कई लोग तो अपनी तैयारियां यहाँ पर कर रहे थे, उनके सपने फिर एक बार धूमिल होते नजर आएंगे, पंचायत चुनाव आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर उसके अलावा जो दूसरा नया विकल्प होगा कि जिस आरक्षण को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े किए गए तो वो आरक्षण दोबारा से नए सिरे से यहाँ पर जारी करना होगा और उसमें फिर जो पुरानी जो प्रक्रियाएं होती है, जो चक्राक्रम जो होता है कि अगर 3 साल कोई सीट पहले से ही रिजर्व रही है तो फिर अगली जो सीट होगी वो उस पर नया आरक्षण वहाँ पर लागू होगा। उन सब चीज़ों की प्रक्रियाओं को अपनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा और उसमें फिर एक बार फिर समय यहाँ पर लग सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति इस समय उत्पन्न हो चुकी है। पंचायत राज विभाग जिसकी तरफ से शुरुआती जो लापरवाही की गई थी उसी के चलते बड़ा खामियाजा सरकार को उठाना पड़ रहा है। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां पर हाईकोर्ट ने प्रदेश में शुरू होने वाली पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और इस दौरान आरक्षण की स्थिति पर भी स्पष्ट नहीं होने के कारण बताते हुए उसमें चुनावी प्रक्रिया पर रोक की गई। तो वहीं आपको बताते चले कि कैबिनेट की मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय से मैं अभी अवगत नहीं हूं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का जो भी निर्णय होगा इस पर अभी परीक्षण होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं अभी हाईकोर्ट के निर्णय से अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया होगा और निश्चित रूप से उस पे उसका परीक्षण होगा और उसके उपरांत ही जो है मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश हित में और पंचायत चुनाव के हित में जो निर्णय होगा सरकार बोलेगी। देखिए, मैं अभी हाईकोर्ट के अब खबर रानीखेत से है, जहां पर पंचेश्वर महादेव मंदिर में भागवत गीता का यहां पर कथा हुई है। तो वहीं आपको बताते चले कि मंदिर के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर के वार्षिकोत्सव के दौरान मोनी महाराज श्री राम मंदिर के सानिध्य में मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता के चौथे दिवस के अवसर पर भक्तों ने मनाया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और साथ ही साथ व्यासपीठ पर अयोध्या से आए स्वामी वल्लभाचार्य की ओजस्वी वाणी से महिला भक्त आनंदित होकर थिरकने लगे। तो वहीं आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मंदिर समिति की तरफ से सभी को आरती के पश्चात शरणाव्रत और प्रसाद भी वितरित किया गया। उत्तराखंड राज्य कर विभाग की सुस्ती के चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर ट्रकों का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बताते चले कि जिसको लेकर लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियां हो रही हैं। हालात ये हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में माल की डिलीवरी नहीं हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रक ड्राइवरों के सामने खाने पीने और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी भारी संकट खड़ा हो गया है। आपको बताते चले कि राज्य कर विभाग की जांच के नाम पर एक हफ्ते से ट्रक ड्राइवर बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं। ड्राइवरों का कहना है कि उनके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उन्हें बेफजूल कई दिनों से रोक दिया गया है। तो वहीं तपती गर्मी में वे सड़क किनारे कई दिनों से बॉर्डर पर अटके हुए हैं। यदि हालात ऐसे ही रहे तो वो अब सड़क जाम पर अपना आक्रोश दिखाएंगे। से गाड़ियाँ खड़ी है, सेल टैक्स वाले जो है तो हमें परेशान कर रहे हैं। 4-4 दिन से गाड़ी बंद कर रहा है, आगे ले जा रहा है, गाड़ी बंद कर रहा है, कोई निर्णय नहीं निकाल रहा है। गाड़ी सारे नंबर 1 के कागजों पर खड़ी है, कंजरों वाली हालत में खड़े हैं हम। ये तो अपनी एसी में बैठे हैं, ना खाने की सुविधा ना पीने की सुविधा है, पानी तक का भी नहीं मिल रहा है पीने को। हमारी हालत देखिए तुम। और हम कह रहे हैं साहब हमारी गाड़ियों में कमी क्या है हमें बताइए। तो नुका रहा है ना चेकिंग चल रही है, चेकिंग क्या की चल रही, 3 दिन चेकिंग करेंगे, 5 दिन चेकिंग करेंगे। हमारा मालिक हमें नौकरी पर से भगाड़ू पक्के। व्यापारी ये सोच रहा है गाड़ी कहाँ लेकर भाग जा, कहाँ जाएंगे हम? हाँ, किस 50-50 60-60 हज़ार रुपये किस्त है, कहाँ से देंगे हमारे? अभी मालिकों को जवाब तक का नहीं दे रहा है, हम कहाँ से लावे, क्या करें क्या नहीं करें। सारे कागज हमारे नंबर 1 कहेंगे, फिर भी हमें रोक रखा है इन्होंने। 3-3 दिन चेकिंग कौन करवाएगा? इन्हें काटा का सके, काटा का करवा लो, हमारी गाड़ी का हम करवाने के लिए तैयार है। काटा करवाना, काटा करवा लो, काटा में अगर वजन बढ़ती निकले तो हम पे जुर्माना करो। जब हमारी गाड़ी में वजन पूरा है, सब कुछ कागज नंबर 1 के हैं, सब कुछ 1 के हैं, तो हमारी 3-3 4-4 दिन गाड़ी चेकिंग कर रहा है जी। अब 4 दिन से गाड़ी हमारी खड़ी है, बंद हुई भी, उन्हें छोड़ देंगे, फिर इनको बंद करेंगे, फिर जाकर हमें 4 दिन बंद करेंगे। हमारी कंजरों वाली हालत हुई पड़ी, ना नहाने का, ना धोने का, ना खाने के, ना पीने के, तो कहाँ से लाएंगे जी हम? ये हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, करेंगे क्या हम? ये बताओ। दिल्ली का भाड़े हैं हमारे, फैक्ट्री पहुँचेंगे, फैक्ट्री वाले भी तो हमें भाड़े भी देंगे, और जब माल नहीं पहुँचने का तो भाड़ा कहाँ से मिल जाएगा हमें? तो हमारे पास तो खर्चे को पैसे भी नहीं है। उन बता ये रहे हैं कि हमारी चेकिंग चल रही है। मैंने चेकिंग कै दिन की करोगे तुम? 3 दिन की, 4 दिन की? 4 दिन होगा जी गाड़ी बंद हो, गाड़ी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। तो ऐसे में आज भी राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है।
और जबकि चारधाम यात्रा मार्गों पर भी तीव्र बारिश होने के दौर और लगातार संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड के आसार हैं। आपको बताते चले कि बारिश और हवाओं के आसार से तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आज बागेश्वर में भारी से बहुत बारिश जो है उसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया और इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में बारिश होने की संभावना है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम का मिजाज पूरे तरीके से बदल गया है, जहां हल्की हवाओं और झमाझम बारिश से गर्मी से झुलसते लोगों को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड में पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से होगी। आपको बताते चले कि यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो वहीं कांवड़ यात्रा हुड़दंगियों पर नजर पैनी बनाए रखने के भी आदेश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अराजकता, उत्पाद या फिर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रा में मेले के दौरान बड़े और हाई वॉल्यूम डीजे पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव आनंद ब्रधन ने बताया कि अधिकारियों को समय रहते व्यवस्थाएं पूरी करने और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सरकार का लक्ष्य है कि इस बार की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुगम बनाना है और हर स्तर पर सतर्कता बरती जाएगी। उत्तराखंड अपनी पुलिस को नई पहचान देने जा रहा है। जी आपको बताते चले कि पुलिस कर्मचारी जल्द ISO सर्टिफिकेशन के साथ ही नजर आएंगे और इस आयोजन के तहत ट्रायल के तौर पर पुलिस की ट्रैफिक, फायर और मानव तस्करी निरोधक इकाई के जवानों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको बताते चले कि पुलिस को यह प्रशिक्षण देगा ब्रिटिश स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन, जो कि ISO सर्टिफिकेशन के लिए विख्यात संस्था है। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस के हर कार्रवाई में प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं नजर आएंगी। उत्तराखंड में इस बदलाव की शुरुआत पर्यटकों और आम नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं देने के उद्देश्य से की जा रही है और जिसमें कि ISO सर्टिफिकेशन एक गारंटी होगी कि सरकार के साथ साथ जो पुलिस है वो हर किसी सेवा, चाहे वो यातायात प्रबंधन की हो, आपातकालीन फायर रेस्क्यू की हो या फिर मानव तस्करी के खिलाफ जंग हो, को विश्वसनीय मानकों पर खरी उतरेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि पहले चरण में चुनिंदा विंग्स के कर्मचारी और इस ट्रेनिंग से गुजरेंगे, तो साथ ही साथ धीरे धीरे पूरी पुलिस फोर्स इस क्रांति का हिस्सा बनेगी। आपको बताते चले कि पुलिस मुख्यालय में इस मिशन को रफ्तार दी जा रही है। तो साथ ही साथ पुलिस के व्यवहार और सेवाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आती हैं। आम नागरिकों के साथ संवाद में असंवेदनशीलता और सर्विस स्तर में कमी जैसे मुद्दे उठते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ISO सर्टिफिकेशन से पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार के साथ साथ सेवाओं को अधिक प्रेशर से बनाने का प्रयास होगा और हाल ही में BSI के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भी प्रशिक्षण और मूल्यांकन की रेखा पर पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है और इसके फाइनल होने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को सेवा के हर पहलू पर निपुण किया जाएगा और इसके साथ ही उनका काम का आकलन भी होगा और फिर ISO का सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा। 11 नवंबर की रात को ONGC के हादसे के बाद जनपद देहरादून में रात को मुख्य चौराहों पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने, रेस ड्राइविंग, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, रेड लाइट जंप करना, नाबालिग चालक और 3 सवारी को लेकर चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिसका असर अब दिखने को मिल रहा है और जिसमें कि पिछले साल पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से इस साल की अधिक कार्रवाई की गई है और जिसका कि नतीजा यह है कि देहरादून जिले में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 30 से 35% तक कमी देखने को मिली है। हादसे कम होने, मृतक और घायलों का आंकड़ा भी लगातार घटा है। कुछ माह पहले जो है एक दो बड़े हादसे इंसिडेंट हुए थे जिसमें देखा गया था कि नंबर ऑफ डेथ्स अचानक से किसी के एक्सीडेंट में ज़्यादा हो गई थी, 3 से 4 लोग की डेथ हुई और वर्तमान में भी 1-2 जगह बड़े हादसे हुए।
बट डेफिनेटली जो चालान की कार्रवाई उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते थे और जिसमें डेथ्स भी होती थी और घायल भी ज़्यादा होते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए, अभी हमने 5 माह का हर सालों का कंपेयर किया, इस साल का भी कंपेयर किया, तो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम शराब देखते हैं कि शराब पीकर ड्रंकन ड्राइविंग के जो केसेस होते हैं जो मेन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उसमें भी हमने 5 टाइम्स ज़्यादा जो है इस बार चालान जो ऐसे किए हैं, गाड़ियों को सीज़ किया है। साथ ही साथ रैश ड्राइविंग में भी डबल हमने चालान किया, करीब 900 के करीब 5 महीने के अंदर, जो पहले 400 450 हुआ करते थे। इसी तरह सभी हेड्स में देखेंगे, नाबालिग में जो चलाते हैं गाड़ी, पहले 26 था, 260, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा नाबालिग जो ऐसे बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं उनका चालान करके और कोर्ट में भेजा गया, जिससे 25,000 का जुर्माना उनके पेरेंट्स पर किया गया। तो हर ही उसमें देखा जाए तो इसमें कार्रवाई में इन्फोर्समेंट बढ़ा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इस तरह के युवा हैं जो कहीं ना कहीं जोश में और इस तरह की तेज़ ड्राइविंग या कहीं लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, जैसा आप देखते हैं, तो उसमें 3 से 4 लोग की डेथ किसी न किसी इंसिडेंट में रिपोर्ट हो गई है। अभी अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि पिछले सालों की तुलना में एक्सीडेंट्स के डेथ होना या घायलों का, तो उसमें 25 से 35% की गिरावट आई। तो कहीं ना कहीं जो पहले छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हर जगह होते थे उन पर तो रोकथाम लगी, बट कभी ना कभी इस तरह के बड़े इंसिडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं कि अभी आशा रोड़ी में भी 4 लोग की डेथ हुई है, पहले भी ओएनजीसी में हुई थी, तो बड़े एक्सीडेंट्स भी कहीं ना कहीं होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ जाता है। और इनका मेन रीज़न ये है कि जो ड्राइवर है कहीं ना कहीं वो गाड़ी का संतुलन खो बैठता है, या उसकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, ब्रेक नहीं लग पाया, और खासकर पहाड़ी से गिर जाते हैं, या कोई बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग करता है, जिससे बड़े एक्सीडेंट होने पर डेथ टोल जो है ज़्यादा हो जाती है। बट कोशिश यही है कि जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, रात की चेकिंग है, सब में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई बढ़ाई जाए, जिससे कि डेथ और एक्सीडेंट्स पर। देश भर में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि 57 विभाग मिलकर यह काम करेंगे। महिला कल्याण का जिम्मा केवल एक विभाग का नहीं, बल्कि राज्य के 57 विभाग मिलकर महिलाओं के संपूर्ण विकास में जुटे हुए हैं। और इस दौरान महिला नीति के तहत 16.6% के जेंडर बजट का भी सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके साथ ही महिला उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और अधिकारों के साथ साथ विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि विभाग मिलकर महिला उत्थान के लिए अब कार्य करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।